अच्छा जी, लास्ट टाइम रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर जो है इसका जो चार्ट है वो हमने डिस्कस कर लिया था। जब भी आप लेबर की रिलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या हमारे पास लेबर उस दिन अवेलेबल होगा इदारे में जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा, या उस दिन लेबर नहीं होगा। अगर लेबर नहीं होगा तो आपको सिंपली हायर करना पड़ेगा, तो जो हायरिंग कॉस्ट है वो आपकी रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। अगर आपके पास लेबर होगा तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे उनको लगा लोगे, आप पहले ये देखोगे कि क्या वो लेबर उस दिन फ्री होगा जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा। तो ये पॉसिबल है कि वो उस दिन फ्री हो, स्पेयर कैपेसिटी हो। अगर वो लेबर फ्री होगा उस दिन तो उनको तो पेमेंट वैसे भी हो रही होगी। स्पेयर कैपेसिटी का मतलब है कि आइडल टाइम चल रहा होगा, ठीक है। तो उनको तो पेमेंट वैसे भी हो रही होगी, तो आप उनको कहेंगे चले यार आप लोग वैसे भी फारिग बैठे हैं और पेमेंट तो आपको वैसे भी हो रही है, आप जरा ये नए कॉन्ट्रैक्ट पे काम करें, ठीक है। तो नए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आप उनको कोई भी एडिशनल पेमेंट नहीं कर रहे तो कोई रेलिवेंट कॉस्ट अराइज ही नहीं हो रही। यस, अगर नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप उनको सर्टेन अमाउंट एक्स्ट्रा दे देते हैं, उनकी जो ऑलरेडी बेसिक पे है उनसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देते हैं, तो जितना एक्स्ट्रा देंगे वो सारे का सारा रिलेवेंट होगा, ठीक है। फिर अगर लेबर की स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, आपके पास अगर लेबर है और वो फारिग नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, लोअर ऑफ ये तीन कैलकुलेशंस करोगे, इनमें से जो लोअर होगा वो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट होगी। एक, आप नया लेबर हायर कर लोगे फ्रेश। दूसरा, आप अपने एग्जिस्टिंग लेबर से ओवर टाइम कर लोगे। हायरिंग के केस में जो हायरिंग कॉस्ट है वो रिलेवेंट होगी, ओवर टाइम के केस में बेसिक प्लस प्रीमियम जो है ये रिलेवेंट कॉस्ट होगा। या तीसरा, आप लेबर को कहते हैं भाई बस आप ओवर टाइम ना करें, आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट पे काम बंद कर दें और नए कॉन्ट्रैक्ट पे शिफ्ट कर जाएं, पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें, ठीक है। तो अब आप नए कॉन्ट्रैक्ट में उनको जो बेसिक पे दोगे प्लस पुराने कॉन्ट्रैक्ट से वो आपको जो कंट्रीब्यूशन पर आर कमा के दे रहे थे, जो कंट्रीब्यूशन पर आर कमा के दे रहे थे, ये दोनों अब आपकी रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएंगी। जो कंट्रीब्यूशन पर आर वो कमा के दे रहे थे अब वो नहीं कमा सकेंगे, इसीलिए आपको इस कंट्रीब्यूशन पर आर की कुर्बानी देनी पड़ेगी नए कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर को डाइवर्ट करने के लिए। तो ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, ये चार्ट हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। अच्छा जी, इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स है, ये जरा देख लेते हैं, छोटे छोटे सिंपल से एग्जांपल्स है। एग्जाम्पल 5 है हमारे पास, 100 आवर्स ऑफ अनस्किल्ड लेबर इज नीडेड। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है ना, स्टार्ट उधर से लिया जाता है। एग्जाम्पल कौन सा है, 5। हमें जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, वो है 100 आवर्स। वो कितने हैं, 100 आवर्स, 100 घंटे हमें चाहिए। इज नीडेड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, द कंपनी हैज नो सरप्लस कैपेसिटी। इसका मतलब कि कंपनी के पास लेबर है लेकिन वो फारिग नहीं है एट द मोमेंट, बट एडिशनल स्टाफ कुड बी हायर्ड एट 4.5 पर आवर, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके पास लेबर अवेलेबल है लेकिन नो स्पेयर कैपेसिटी, वो फ्री नहीं है। तो अगर वो फ्री नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, लोअर ऑफ, लोअर ऑफ तीन, एक हायर कॉस्ट, दूसरा ओवर टाइम, दूसरा क्या है, ओवर टाइम है, ठीक है। और अगला क्या है, अगला जो है हमारे पास वो है डाइवर्ट। अच्छा, अब इन दोनों का जो डेटा है वो तो दिया ही नहीं है सवाल में, ठीक है। और हायर कॉस्ट बता दिया है 4.5 पर आवर, हायर कॉस्ट बता दिया है 4.5 पर आवर। तो बस जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से कर लेंगे। तो 100 आवर्स है मल्टीप्लाई बाय 4.5, तो 450 जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 6 है, उसमें लिखा हुआ है कि 100 आवर्स ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर आर नीडेड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल नंबर 6, हमें जितना चाहिए स्टार्ट उधर से होगा, 100 आवर्स हमें चाहिए। आगे क्या कहा जा रहा है, देयर इज एट द मोमेंट 300 आवर्स वर्थ ऑफ स्पेयर कैपेसिटी। हमारे पास 300 घंटों का आइडल टाइम चल रहा है। आइडल टाइम में लेबर को ऑलरेडी पेमेंट हो रही होती है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि अगर हम उन 300 जो आइडल टाइम, अगर उनमें से 100 आवर्स अपने नए कॉन्ट्रैक्ट पे लगा ले तो उसके लिए हम लेबर को कोई एडिशनल पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है, एग्जिस्ट कर रही है,
स्पेयर कैपेसिटी का मतलब क्या है कि आइडल टाइम चल रहा है, इसका मतलब कि आइडल टाइम चल रहा है, तो देयर विल बी नो रेलेवेंट कॉस्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए या इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हमें उनको एडिशनल कुछ भी पे नहीं करना पड़ा, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उनको एडिशनल पेमेंट नहीं करनी पड़ी, इस वजह से रेलेवेंट कॉस्ट नहीं एराइज हो रहा। उसके बाद हमारे पास है एग्जांपल 7, अ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स 20 आवर्स ऑफ स्किल्ड, 50 आवर्स ऑफ सेमी स्किल्ड एंड 100 आवर्स ऑफ अनस्किल्ड वर्कर। तीन तरह के लेबर है हमारे पास, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। एग्जांपल 5 6 7, ये एग्जांपल 7 है, एग्जांपल 7 ही है ना। हाँ जी, एक हमें चाहिए स्किल्ड वर्कर, उसके बाद हमें चाहिए सेमी स्किल्ड, और उसके बाद हमें चाहिए अनस्किल्ड। ये तीन तरह का लेबर है हमारे पास। अच्छा जी, स्किल्ड के हमें 20 घंटे चाहिए, अगले के 50 और अगले के 100। 20 घंटे, 50 घंटे और 100 घंटे। अब इनमें से हर एक के ऊपर ये जो चार्ट है ना, ये अलग अलग अप्लाई होगा। आगे कहा जा रहा है कि द 4 एग्जिस्टिंग स्किल्ड वर्कर्स, यानी हमारे पास ऑलरेडी जो 4 स्किल्ड लेबर है, आर पेड $15 पर आवर, उनको करंटली $15 पर आवर वैसे भी पे हो रहा है। दे आर करंटली वर्किंग 24 आवर्स अ वीक। फ्रेश स्किल्ड वर्कर्स कैन बी हायर्ड एट 15 पर आवर। जो फ्रेश स्किल्ड वर्कर्स है वो 15 पे हम हायर कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली ओवर टाइम कैन बी अरेंज्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्किल्ड लेबर एट अ टाइम एंड अ हाफ। हमारे पास ये वाले लेबर अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन नो स्पेयर कैपेसिटी, वो फारिग नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, लोअर ऑफ हायरिंग कॉस्ट और दूसरा ओवर टाइम। हायरिंग के केस में हमारे पास जो फ्रेश लेबर है वो $15 पर आवर पे हायर किया जा सकता है, $15 पर आवर पे हायर किया जाए। ओवर टाइम के केस में हमारे पास बेसिक प्लस प्रीमियम, तो क्वेश्चन में लिखा है कि टाइम एंड अ हाफ, टाइम एंड अ हाफ। तो टाइम उनको करंटली जो है $15 पर आवर पे किया जा रहा है, और प्लस इसका हाफ कितना है, वो है 7.5, तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 15, 22.5 हो जाएगा, 22.5 पर आवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे कहा जा रहा है कि टाइम एंड हाफ द सेम, बस स्किल्ड का जो डेटा था वो इधर तक ही था, ठीक है। तो अब इन दोनों में से लोअर कौन सा है, वो ऑब्वियसली 15 है, ठीक है। तो फिर 20 घंटे मल्टीप्लाई बाय $15, तो ये 300 हो जाएगा। एक तो ये हमारे पास रेलेवेंट कॉस्ट हो गई। दूसरा, इसके बाद सेमी स्किल्ड जो है इसकी बारी है। द सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स इज करंटली फुली यूटिलाइज्ड, मींस कि वो भी फारिग नहीं है। दे आर ईच पेड $10 पर आवर विद ओवर टाइम पेबल एट टाइम एंड अ हाफ। एडिशनल वर्कर्स में बी हायर्ड फॉर $12 पर आवर। हमारे पास ये वाले जो लेबर है ये भी अवेलेबल है, लेकिन नो स्पेयर कैपेसिटी, फारिग नहीं है। जब फारिग नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, लोअर ऑफ हायरिंग कॉस्ट, उसके बाद है ओवर टाइम। हायरिंग जो है वो उसने कहा है कि फ्रेश लेबर कैन बी हायर्ड एट 12 पर आवर, $12 पर आवर। लेकिन जो ओवर टाइम है उसके लिए कहा है कि विद ओवर टाइम पेबल एट टाइम एंड हाफ, वो हमारे पास टाइम एंड हाफ वो 10 है बेसिकली, ये हो जाएगा टाइम एंड हाफ, टाइम एंड हाफ। तो टाइम जो है वो है $10,
और प्लस उसका जो हाफ है वो है $5, तो ये हो जाएगा $15। अब इनमें से जो लोअर है वो कौन सा है, वो $12 है, ठीक है। $12 जो है वो इनमें लोअर है, ठीक हो गया। तो वो हमारे पास जो है हो जाएगा 50 घंटे मल्टीप्लाई बाय $12 पर आवर, तो 12×5 = 60, ये 600 हो जाएगा। ये दूसरी रिलेवेंट कॉस्ट हो गई, वो जो अनस्किल्ड लेबर है उसके लिए। अब unskilled workers can be hired at $8 per hour. Currently unskilled workers are paid $5 per hour and earns a contribution of $10। और ये जो $10 है इसको देखिए, ये पर यूनिट है, पर यूनिट कितना है, वो $10 का है। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्स 4 hours पर यूनिट। कैलकुलेट रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर। अच्छा जी, अगेन ये वाले जो लेबर है ये भी हमारे पास अवेलेबल है, एंड नो स्पेयर कैपेसिटी। अगर स्पेयर कैपेसिटी नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लोअर ऑफ 3, वो 3 क्या है, वो ये है। एक हमारे पास है हायरिंग कॉस्ट, उसके बाद हमारे पास है ओवर टाइम, और उसके बाद हमारे पास है डाइवर्ट। अच्छा जी, हायरिंग कॉस्ट जो हमारे पास है वो कितनी है, वो ये है। अनस्किल्ड वर्कर्स कैन बी हायर्ड एट $8 पर आवर। हायरिंग कॉस्ट तो $8 है। उसके बाद करंटली अनस्किल्ड वर्कर्स आर पेड $5 पर आवर एंड, अच्छा इसमें ये वाला जो डेटा है ये नहीं अवेलेबल, ठीक है। डाइवर्ट का डेटा है इसमें हमारे पास, वो हमारे पास ये हो जाएगा। डाइवर्ट का जो डेटा है वो ये हो जाएगा। अनस्किल्ड वर्कर्स आर करंटली पेड $5 पर आवर, तो इनकी जो डाइवर्ट के केस में हमारे पास जो रेलेवेंट कॉस्ट है ना वो है बेसिक पे प्लस कंट्रीब्यूशन पर आवर। तो $5 जो है ये पर आवर बेसिक पे है इनकी, ठीक है, प्लस जो कंट्रीब्यूशन है हमारे पास वो है $10 पर यूनिट, पर आवर नहीं है, पर यूनिट है। लेकिन एक यूनिट के ऊपर कितने घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं। तो अगर हम इस $10 को डिवाइड कर दे 4 के ऊपर, ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, इनसे मिला के हमारे पास आ जाएगा 2/5, ये 7.5 हो जाएगा। अब इनमें से लोअर कौन सा है, इनमें से जो लोअर है हमारे पास वो 7.5 है। तो 100 आवर्स है हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड है, मल्टीप्लाई बाय $7.5, तो ये कितना हो जाएगा, $750 हो जाएगा। तो 300, 600 और 750, तो ये हो जाएगा 1650। तो टोटल जो रेलेवेंट कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, वो 1650 हो जाएगी। टोटल जो रेलेवेंट कॉस्ट वो कितनी हो जाएगी, 1650 हो जाएगी। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर और उसके सारे के सारे जो एग्जांपल्स थे नोट्स में। इसके बाद हमारे पास है रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स जो है ये सिंपल है। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स जो है ये सिंपल है। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स, क्योंकि मटेरियल और लेबर के बारे में तो ये होता है ना कि हमारे पास ये था नहीं था। ओवरहेड के बारे में तो ये कंसेप्ट नहीं होता कि ये हमारे पास उस दिन होंगे या नहीं होंगे, नहीं। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो ओवरहेड्स लगेंगे वो रेलेवेंट होंगे, सिंपल।
तो जो ओवरहेड्स है वो दो तरह के होंगे, या तो वो वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे या फिर वो फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे। वेरिएबल जो है ये हमेशा रेलेवेंट, वेरिएबल का मतलब ये है कि ये आपके डिसीजन की वजह से अराइज हुए हैं। फिक्स जो है ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जनरल फिक्स्ड ओवरहेड्स, एक होते हैं जनरल फिक्स्ड ओवरहेड्स, और एक होते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये जो जनरल फिक्स्ड ओवरहेड्स है इनके नाम ये है एलोकेटेड, एपोर्शन्ड, रीअपोर्शन्ड एंड एब्जॉर्ब्ड। ये सारे अल्फाज है उन फिक्स्ड ओवरहेड के लिए जो ऑलरेडी लग रहे हैं, जो जनरल है। लेकिन जो एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं इनको स्टिप फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे स्केन्स जो है ऑलरेडी बिल्डिंग का किराया 10,000 दे रहा है, ठीक है, और स्केन्स जो है वो डिसीजन लेता है एक एक्सपेंशन की, एक नया बिल्डिंग किराए पे लेने के लिए। तो नए बिल्डिंग का जो किराया होगा वो इस डिसीजन की वजह से, हालांकि वो फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, लेकिन वो चूंकि इस डिसीजन की वजह से है इसलिए वो रेलेवेंट होगा, ठीक है। तो जो स्टिप फिक्स कॉस्ट है ये रेलेवेंट होती है, ये क्या होती है, ये रेलेवेंट होती है। लेकिन मिसाल के तौर पे एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट है 10,000 और इसमें जो स्टेप अप आया है डिसीजन लेने के बाद जो फिक्स कॉस्ट होगी वो 10,000 से 15,000 हो गई, तो इसमें सिर्फ जो एडिशनल 5,000 है सिर्फ ये रिलेवेंट होगा, बाकी रिलेवेंट नहीं, बाकी तो वैसे भी करंटली लग रहा होता है, ठीक है। तो ये सिंपल है, ये जो ओवरहेड्स वाला है। इसके ऊपर एक एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं तो ये भी हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। वो क्या है, वो ये है, एग्जांपल 8 है हमारे पास। एयर लिमिटेड एब्जॉर्ब्स ओवरहेड्स ऑन अ मशीन आर रेट करंटली $20 पर आवर ऑफ विच, जिसमें से $7 जो है वेरिएबल के लिए है। एग्जाम्पल 8 है हमारे पास, हमारे पास जो रेट है वो है $20 पर आवर, इसमें से वेरिएबल का रेट कितना है, इसमें से वेरिएबल का जो रेट है वो कितना है, वो हमारे पास है डॉलर, इसमें से वेरिएबल का जो रेट है, वेरिएबल का रेट वो है $7 पर आवर, और बकाया जो है वो ऑब्वियसली फिक्स का हो जाएगा। फिक्स्ड OAR जो है वो कितना हो जाएगा, वो $13 पर आवर हो जाएगा। तो ये जो 13 है ये तो ये वाली फिगर से तो ये इररिलेवेंट है, ये तो रिलेवेंट, लेकिन ये जो वेरिएबल का रेट है ये तो डिसीजन की वजह से मजीद लगेगा वेरिएबल, ठीक है, तो ये रिलेवेंट है। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि द कंपनी इज डिसाइडिंग वेदर टू अंडरटेक अ कॉन्ट्रैक्ट इन द कमिंग ईयर इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अंडरटेकन। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ले लोगे तो फिर it is estimated that fixed cost will increase for the duration of the contract by 3,200। ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास कौन सा, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, डायरेक्टली जो एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड कॉस्ट है, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है वो हमारे पास है 3200, और उसके बाद कहा हुआ है कि द कॉन्ट्रैक्ट वुड रिक्वायर 500 मशीन आवर्स, कैलकुलेट रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स। और जो वेरिएबल है वो 500 मशीन आवर्स के हिसाब से लग जाएगा, 500 आवर्स के हिसाब से लग जाएगा, मल्टीप्लाई बाय $7 उसका रेट है पर मशीन आवर, तो 5 3500, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 6700 हो जाएगा। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स ये कितना हो जाएगा, ये 6700 हो जाएगा, 6700, ठीक है जी। ये हमारे पास हो जाएगी रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स हो जाएगा हमारे पास। तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स जो था ये सिंपल था, ठीक है। इसके बाद फाइनली हमारे पास इसमें है रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ नॉन करंट है, तो मिसाल के तौर पे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, उसके ऊपर आपका कोई नॉन करंट एसेट भी लग रहा होगा, कोई जनरेटर, कोई व्हीकल,
कोई मशीन, इस तरह से कोई लैपटॉप वगैरह, ठीक है। तो यूपीएस टाइप ये सारे आपके नॉन करंट एसेट्स ही हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर आप उस नॉन करंट एसेट की भी रिलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चीज है, सबसे पहले ये है, आपने ये देखना है कि हमारे पास ये वाला जो एसेट है ये उस दिन अवेलेबल होगा इदारे में या अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं होगा तो फिर आप क्या करोगे, लोअर ऑफ, आप ऑब्वियसली ये एसेट लेके आओगे, लेकिन ये एसेट ये तो आप खरीद सकते हैं परचेज कॉस्ट, ये आप खरीद भी सकते हैं, और या ये आप क्या कर सकते हैं, किराए पे लेके आ सकते हैं, रेंटल कॉस्ट। इनमें से जो लोअर होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास एसेट अवेलेबल होगा तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने ये करना है, एक मिनट इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं, जगह की कमी है। फिर इन तीनों में से कोई एक काम करेंगे, ठीक है। और वो क्या है, वो ये है। अब ये चार्ट मैं नीचे से ऊपर की तरफ बना रहा हूं। अगर आपके पास नॉन करंट एसेट पहले से अवेलेबल हो गए इदारे में, तो आपने फिर ये देखना है कि अगर ये नया कॉन्ट्रैक्ट ना होता तो मैं इस नॉन करंट एसेट, अगर ये नया कॉन्ट्रैक्ट ना होता तो मैं इस नॉन करंट एसेट से क्या क्या फायदा ले सकता था। तो या तो मैं इसको बेच देता, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, बेच देता। इसको एनआरवी भी कहते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। इसको सेल्वेज वैल्यू भी कहते हैं, और इसको रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। रेजिडुअल वैल्यू, ये सारे इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, रेजिडुअल वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, एनआरवी, ये सारे अल्फाज हैं। तो या तो हम इस एसेट को बेच देते, या फिर बेनिफिट फ्रॉम यूज, या हम इसको बिजनेस में इस्तेमाल करते, बेनिफिट फ्रॉम यूज। जब आप नॉन करंट एसेट को बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके रेवेन्यूज में इंक्रीज का सबब बनता है। तो वो जो रेवेन्यू में इंक्रीज आ रहा है एसेट की वजह से, उसको कहा जाता है इकोनॉमिक वैल्यू। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है इकोनॉमिक वैल्यू, कहा जाता है उसको इकोनॉमिक वैल्यू, उसको कहा जाता है इकोनॉमिक वैल्यू, उसको कहा जाता है। अगर आप एसेट आपके पास होगा, जिस तरह स्कैन्स के पास बिल्डिंग है तो स्कैन्स कमा रहा है, खाली मैदान में स्कैन्स क्लासेस नहीं है, स्कैन्स के पास जनरेटर है तो स्कैन्स के पास कंप्यूटर लैब है तो स्कैन्स कमा रहा है, ठीक है। तो ये सारे नॉन करंट एसेट्स हैं जिनके होते हुए आपके रेवेन्यू में इंक्रीज आ रहा है। तो नॉन करंट एसेट की वजह से आपके रेवेन्यू में जितना इंक्रीज आता है उसको क्या कहा जाता है, उसको इकोनॉमिक वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर ये नया कॉन्ट्रैक्ट ना होता तो आप इन दोनों में से, चूंकि ये दोनों तो बेनिफिट्स है, तो आप इनमें हायर ऑफ को सेलेक्ट करते हैं। आप किसको सेलेक्ट करते हैं, हायर ऑफ को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन आप इसमें हायर ऑफ को तब सेलेक्ट करते हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट ना होता। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट तो है जिसके लिए हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इनमें से जो भी हायर है हमें उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी, मींस वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी द हायर ऑफ दीज टू। ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, दो फर्दर कॉस्ट के साथ, परचेज कॉस्ट के साथ और रेंटल कॉस्ट के साथ, रेंटल कॉस्ट के साथ। इन तीनों को कंपेयर करेंगे तो ये तीनों तो कॉस्ट की फिगर्स है। तो इनमें से जो लोअर ऑफ होगा वो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट होगी, जो लोअर ऑफ होगा वो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट होगी, ठीक होगा। तो अगर हमारे पास एसेट है तो फिर उसकी रिलेवेंट कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, लोअर ऑफ 3, परचेज कॉस्ट, रेंटल कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किधर से आएगा, हायर ऑफ 2,
स्क्रैप वैल्यू एंड बेनिफिट फ्रॉम यूज या इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक हो गया। एक और छोटा सा पॉइंट जहन में याद रखे, वो क्या, वो ये कि अगर किसी भी एसेट में आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़े, किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़े, मॉडिफिकेशन, ओहो, अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़े, मॉडिफिकेशन का मींस कोई आपको किसी एसेट को अपग्रेड करना पड़े या कोई भी मॉडिफिकेशन कॉस्ट, तो वो हमेशा रेलेवेंट होती है, वो हमेशा क्या होती है, रेलेवेंट होती है। ठीक हो गया। अगर किसी भी एसेट को उस जगह पे लगाने के ऊपर इंस्टॉलेशन, जिस तरह वो जनरेटर होता है उसके लिए वो बेस वगैरह बनाना पड़ता है, वो जो सीमेंट का एक अच्छा खासा मजबूत, वो भी रिलेवेंट कॉस्ट होगी, क्योंकि आप वो जनरेटर लाओगे तो फिर आपको ये खर्चा लगाना पड़ेगा। मींस के डिसीजन की वजह से जो जो कॉस्ट आपको लगानी पड़े वो सारी रिलेवेंट होती है। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट। इसके जो एग्जांपल्स है वो भी देख लेते हैं, तो ये जो चैप्टर है ये हमारा खत्म हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स ये हैं, इसके जो एग्जांपल्स है वो ये है। एग्जांपल 9, अ मशीन कॉस्ट 14,000 10 ईयर्स एगो, ये संक कॉस्ट है, ये इररिलेवेंट है, ये क्या है, ये इररिलेवेंट है, इसका तो किस्सा गया। इन द बिजनेस इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट फ्यूचर रेवेन्यूज ऑफ 10,000, ये इकोनॉमिक वैल्यू है, अगर हम यूज करेंगे तो 10,000 कमाएंगे। इट वुड सॉरी इट कुड बी स्क्रैप्ड फॉर 8, ये 8,000 का बेचा जा सकता है। एन इक्विवेलेंट मशीन इन द सेम कंडीशन वुड कॉस्ट 9,000 टू बाय, व्हाट इज द रिलेवेंट कॉस्ट। एग्जांपल 9 है ये, एग्जांपल 9। अब देखें, एसेट हमारे पास अवेलेबल है, इसी वजह से उसको बेचा जा सकता है। अगर अवेलेबल होता है तो फिर हम क्या करते हैं, लोअर ऑफ परचेज कॉस्ट, उसके बाद रेंटल, उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या होता है, वो होता है हायर ऑफ रेजिडुअल वैल्यू, और दूसरा इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू। क्वेश्चन में कहा है कि इन द बिजनेस इट इज एक्सपेक्टेड 10,000 रेवेन्यूज, ये इसकी इकोनॉमिक वैल्यू 10,000 है, अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें 10,000 का फायदा हो जाएगा। स्क्रैप कर सकते हैं 8,000 के ऊपर, तो इनमें से हायर कौन सा है, वो 10,000 है, इनमें से हायर कौन सा है, वो 10,000 है। इस 10,000 को कंपेयर, रेंटल का डेटा नहीं दिया, परचेज का डेटा दिया, वो क्या है, वो 9,000 पे खरीदा जा सकता है। तो हमारे पास जो रेलिवेंट कॉस्ट है वो कितनी होगी, रेलिवेंट कॉस्ट वो होगी $9,000। क्यों, क्योंकि जो लोअर ऑफ है, इन दोनों में से जो लोअर ऑफ है वो क्या है, वो 9,000 है, तो वो हमारे पास रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 10 जो है ये आपका होमवर्क हुआ, ये आप खुद कर लोगे। ठीक है, एग्जाम्पल 10 जो है ये आपका होमवर्क है। एग्जाम्पल 11 के अंदर 3 मशीनें हैं, एग्जाम्पल 11 के अंदर 3 मशीनें हैं। मशीन 1 जो है, एग्जाम्पल 11 मशीन 1, एग्जाम्पल 11 मशीन 1। मशीन 1 के लिए मैं करवा देता हूँ, 2 और 3 आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। मशीन 1 जो है उसकी रिप्लेसमेंट कास्ट, रिप्लेसमेंट का मतलब है परचेज कास्ट, रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, परचेज कास्ट। एनआरवी स्क्रैप वैल्यू और इकोनॉमिक वैल्यू, तो हमारे पास अवेलेबल है, अगर अवेलेबल होता है तो फिर हम क्या करते हैं, लोअर ऑफ परचेज कॉस्ट। परचेज के लिए रिप्लेसमेंट का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद रेंटल्स, रेंटल्स का डेटा नहीं है, और उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ये कहां से एराइज होगा, ये एराइज होगा हायर ऑफ, हायर ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू
एंड स्क्रैप वैल्यू और अगला इकोनॉमिक वैल्यू। मशीन 1 जो है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू 5,50,000 और स्क्रैप वैल्यू है 6 लाख। ये 5,50,000 है और 6 लाख, तो इन दोनों में से जो हायर है वो 6 लाख हो गया। अब इस 6 लाख को कंपेयर करेंगे, रेंटल का डेटा नहीं है, परचेज के साथ। परचेज कितने का है? 5 लाख का। तो हमारे पास जो रेलेवेंट कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 5 लाख। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इनमें से लोअर ऑफ जो है वो हमारे पास रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, रेलेवेंट कॉस्ट 5 लाख हो जाएगी। बस बाकी एग्जांपल्स जो है, एग्जांपल 10 और ये जो 2 है, ये आपका क्या है? ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद से ट्राई कर लेने हैं। ठीक है जी, ये वाला जो चैप्टर है ये हमारे पास इधर ही खत्म हो गया। आज हमने इसमें रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट पढ़ा है, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स जो है वो सिंपल हैं, लेबर के रेलेवेंट कॉस्ट की एग्जांपल्स किए हैं। ठीक है, ये जो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ नॉन ओवरहेड्स है और जो नॉन करंट एसेट्स हैं, ये आप लोगों ने क्या करना है? जो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ नॉन करंट है, ये मैं जरा इधर पे असाइनमेंट लिखवा देता हूँ। असाइनमेंट जरा मैं लिखवा देता हूँ। असाइनमेंट, चार्ट ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स, ये 2 दफा बनाना है, 2 टाइम्स। ठीक है, एंड चार्ट ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, ये 5 दफा बनाना है, 5 टाइम्स। ठीक हो गया, 5 दफा ये बनाना है। ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, और ये जो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट में ना, इसमें बीच बीच में जो है ये मैंने छुड़वा दिए है। ठीक है, ये क्या है? ये भी आपने करना है। अच्छा, एक और असाइनमेंट है, एग्जाम्पल 1, 2, एग्जाम्पल 9 है। कितने हैं टोटल? एग्जाम्पल 11, 2, एग्जाम्पल 11। ये भी आपकी असाइनमेंट है, ये मुझे सबमिट कराना है। ठीक है, जिसने सबमिट नहीं किया वो अगले क्लास में अलाउ नहीं होगा। एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 11 तक ये आप लोगों ने अपने हाथों से सोल्व करके मुझे सबमिट कराने हैं। ठीक है, इसका मतलब है ऑल ओके एग्जाम्पल। सर। ठीक है जी, ये आपने अपने हाथों से सोल्व करके मुझे सबमिट कराने हैं। ठीक है जी, ये असाइनमेंट है। ठीक हो गया, बस आज के ओके। लिए इतना ही था, बाकी इंशाल्लाह अगले क्लास में पढ़ेंगे। ये वाला चैप्टर खत्म हो गया इसके साथ।